ये हुकूमत फाशिज्म को लाने वाली हुकूमत है और फाशिस्ट हुकूमतें, फाशिस्ट कुव्वतें इतनी जल्दी अपनी शिकस्त नहीं मानती हैं। हो सकता है इसमें 30 साल लग जाए, 40 साल लग जाए, 50 साल लग जाए, लेकिन हमारा जज्बा जिंदा है। हमारा ये जज्बा आने वाली नस्लों में हम ट्रांसफर करके जाएंगे कि इस हुकूमत के खिलाफ, इस पॉलिसी के खिलाफ, इस नजरिए के खिलाफ रहते क़यामत तक भी अगर जंग चलती हो तो इसके लिए हम आगे चलाएंगे इंशाअल्लाह। जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मुल्कीर पैमाने पर जो एहतजाज चल रहा है ये हमारे दस्तूर को बचाने के लिए चल रहा है। किसी एक फिरके को, एक तबके को, एक मजहब को या एक समाज को बचाने के लिए या एक किसी के हुकूक के लिए नहीं, बल्कि तमाम हिंदुस्तानी शहरियों की हुकूक की जो जमानत दस्तूर में दी गई है उसको ख़त्म करने का, उसको बर्बाद करने का जो साजिश मरकज़ी हुकूमत रच रही है और मुख्तलिफ ज़राए से। और सबसे अहम बात है कि सबसे ज़्यादा झूठ बोलकर वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जिस तरह पूरे कौम को, पूरे नेशन को झूठ कहकर धोखे में रखा है, उसका पर्दाफाश करने के लिए सारे हिंदुस्तान में ये जो एहतजाज चल रहा है उसका ही हिस्सा भटकल में भी है। भटकल हिंदुस्तान का हिस्सा है। हम इस मिट्टी से जन्मे हैं, इस मिट्टी में दफन होंगे और इंशाअल्लाह आखिरत में इसी मिट्टी से उठाए जाएंगे। तो हमारी शहरियत को, हमारे यहाँ के हुकूक को खत्म करने के लिए किसी भी एक पार्टी को इख्तियार नहीं दिए जाने चाहिए। इसको बचाने के लिए, इसके खिलाफ जब तक हमारे दम में दम है, जब तक हमारी जान में जान है, हम हर मोड़ पर, हर महाज पर इसके खिलाफ लड़ेंगे। और ये सिलसिला कब तक चलेगा हम नहीं बोल सकते। जब तक इतना सोचा जा सकता है जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक ये सिलसिला हम नहीं तो हमारे बाद आने वाली नस्लें चलाती रहेंगी इंशाअल्लाह। फिर भी 15 अप्रैल से अगर शुरू होता है तो तंजीम का और भटकल वासियों का क्या नजरिया रहेगा? पूरे कर्नाटक के इसके मामले में ज्वाइंट एक्शन कमेटी है और हमारा नम्मा भारती हमारा जो कमेटी बना है कर्नाटक में, पूरे इंडिया में, और इंडिया में हमारे कर्नाटक में ज्वाइंट एक्शन कमेटी पूरे उलमा, पूरे हमारे ऐसे सब इदारे मिलकर एक हमारा इदारा है। उसका नतीजा, उसका जो फंडेड विषय अब तक हम लोग मेहनत करके, क्योंकि इस वक्त कर्नाटक में असेंबली चालू है, आपको मालूम है, अधिवेशन बोलते उसको अधिवेशन कलाप में चालू है। माननीय मुख्यमंत्री अधिवेशन में है और हमको उम्मीद है हम उनके पर हमारे माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बोल के हम बस हो गए, उनके काम बहरे हो गए। और हम लोग ये चाहते हैं कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री को हमारे कर्नाटक के लोगों को साथ दें और इसके बारे में एनपीआर को साथ में जारी न करें। संसद के बारे में हमारा कोई मतलब नहीं है, संसद के बारे में कुछ भी प्रोटेस्ट नहीं हमारा। संसद के साथ एनपीआर आएगा तो हम उसको कबूल नहीं करेंगे। पूरे कर्नाटक नहीं, पूरे इंडिया में उसके लिए प्रदर्शन करेंगे। इसको थोड़ा इंतजार कीजिए और कोई खौफ उनकी बात नहीं है, हम अल्लाह को डरेंगे इंशाल्लाह। कोई टेंशन करने के बाद हम लोग इंशाल्लाह सब आवाम के साथ है इंशाल्लाह। एनपीआर के सिलसिले में बेंगलुरु चलो का प्रोग्राम 23 तारीख को है इंशाल्लाह। कल लगभग 8 लाख आदमी वहाँ जमाने का है। हम लोग भटकल से भी हर एरिया के एक 2 बज मदीना कॉलोनी, मखदूम कॉलोनी, हर एरिया से, हर स्पोर्ट्स सेंटर, हर मस्जिद वाले पूरे, जैसे कि तबलीग इज्तिमा में लोग जाते हैं, अतिक्रम होराटा कमेटी में जाते हैं, ऐसे इंशाल्लाह इसके लिए भी बेंगलुरु में दिल खोल के अपना अपना पैसे से अपना अपना खाना, अपना पीना, अपना सामान, जैसा कि तबलीग जमात में होता है वैसा ही हर लोग इंशाल्लाह 23 तारीख को हम लोग सब बेंगलुरु चलेंगे। फिर येडियुरप्पा को वहाँ घेराव लेंगे इंशाल्लाह। और हम जब तक साथ रहेंगे हम लोग तब तक काम करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। हमारी गुजारिश है कि दुआ करें कि जिस तरह के हालात पहले हिंदुस्तान में थे इंशाल्लाह उससे बेहतर हो जाए और जो भाईचारगी है इंशाल्लाह, जो आपस में मिलजुल कर हम लोग रहते थे इंशाल्लाह उसी तरह से फिर एक बार हम लोग मिलजुल कर इस हिंदुस्तान की कामयाबी के लिए हम कोशिश करें और इंशाल्लाह इसी तरह से हम तरक्की करें। बस यही मेरा कहना था। 3 माह से ज़्यादा का अर्सा हुआ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये खौफ का जारी है। ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है बल्कि सारे संविधानों का मसला है और सब लोग इससे परेशान हैं, दलित भी इससे परेशान है कि इस हिंदुस्तान के अंदर जहाँ हम लोग पैदा हुए और हमको यहाँ पर ये साबित करने के लिए कोशिश की जा रही है कि हम यहाँ के शहरी हैं या नहीं, हम यहाँ के नागरिक हैं या नहीं। जब हम किसी वोट के ज़रिए से हुकूमत को मुंतखब करते हैं और हुकूमत आज हमसे सवाल कर रही है कि तुम बताओ, प्रूफ दो कि तुम यहाँ के नागरिक हो या न हो। ये कैसा काला कानून है, कैसा अंधा कानून है। इस सिलसिले में हमारे
जो लोग हैं हिंदुस्तान के, उसमें जो मुख्तलिफ धर्म के लोग हैं, इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई पेश है वो हमारी ख़वातीन हैं, हमारी औरतें हैं, जो हर जगह पर बैठकर इस काले कानून के खिलाफ विरोध कर रही हैं। और 2 महीने 3 महीने से दिल्ली के अंदर आपने सुना होगा कि शाहीन बाग, जो अब पूरी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर एक मशहूर हो गया है, और वहाँ पर हमारी दादियाँ, हमारी नानियाँ, बड़ी उम्र की औरतें, छोटे बच्चों को लेकर हमारी औरतें वहाँ पर एहतजाज कर रही हैं। मगर हुकूमत को ऐसा महसूस हो रहा है कि हुकूमत सुन नहीं रही है या हुकूमत बहरी हो गई है। लेकिन हम पूरी तरह अपनी आवाज़ को पहुँचाने की कोशिश करेंगे और हम इससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। हुकूमत अगर कहती है कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, तो हम आधा इंच भी हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और हम उस वक्त तक डटे रहेंगे जब तक ये काला कानून यहाँ से खत्म न हो। ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಾದ ಅವರು 1930ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ದಾಂಡಿ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಚ್ ತೆಗೆದರು. ಅದೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ. ಆ ದಿನ ಉಪ್ಪಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ಒಳಗಿದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ದೋಚುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧವಿದೆ. ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಒಂದು ಪರಿಗಣಿತವಾಗಿ ಇವರು ದೋಚುವಂಥ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಸಿಖ್, ಇಸಾಯಿ, ಎಷ್ಟು ಬೌದ್ಧಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿಸಿ ಇದು NPR ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ವಂಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಈಗೂ ಅದು ನೀಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ, ಏನು ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಡತನ ರೇಖೆ ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ BJP ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಅಗೇನ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿರೋಧ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ತಗೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ರೆ, ಈ NPR ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ತಗೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಲೋ ಇದೆ, 23ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಲೋ ಇದೆ. ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಆದ್ಯಂತ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಇದು ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ. ಈ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮುಂದುವರಿತದೆ. ಈಗ ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ 15ರ ಮೊದಲೇ ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟದೇ ಇದ್ರೆ ಇದರ ಮುಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. इस वक्त तंजीम की तरफ से यहाँ पर और सब जगहों पर जो धरना दिया गया है, इसके ज़रिए ये बयान करने की कोशिश की जा रही है कि हुकूमत ने जो ये 3 क़वानीन नाफिज करने का इरादा किया है, हम अपने इस मुजाहरे के ज़रिए ये बयान करना चाहते हैं कि हम इसके अपोज़ जा रहे हैं। हमें ये कानून पसंद नहीं, इसलिए कि ये कानून यहाँ के शहरियों के हुकूक़ को सल्ब करने वाला कानून है। जो यहाँ के शहरियों को जो हुकूक़ हिंदुस्तान के दस्तूर के मुताबिक दिए गए थे, उस दस्तूर के ख़िलाफ़ है। तो हुकूमत को इस बात का एहसास होना चाहिए कि लोगों के अंदर जो एक तरह की बेचैनी पैदा हुई है, लोग रास्तों पर आए हुए हैं। मर्द के अलावा औरतें भी एक बहुत बड़ी तादाद में काफ़ी मुद्दतों से रास्तों पर आई हुई है और अपने इन मुजाहरात के ज़रिए हुकूमत से मुतालबा कर रही है कि हुकूमत ने जो इरादा किया है वो इरादे उनके ठीक नहीं हैं। हमें इस बात में बिल्कुल इत्मीनान नहीं है कि आप जो ये क़वानीन यहाँ लागू करेंगे, जिन क़वानीन को लागू करने का आपने इरादा किया है, इन क़वानीन के ज़रिए यहाँ रहने वाले लोगों के हुकूक़ सल्ब हो जाएंगे, उनको अपने हुकूक़ से महरूम होना पड़ेगा। इसलिए हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि मुल्क के अंदर अमन व अमान की फ़िज़ा को बरकरार रखा जाए, मुल्क की फ़िज़ा को मुकद्दर नहीं किया जाए, इसलिए कि अमन व अमान ख़त्म हो जाएगा, इंतशार और फसाद बर्पा हो जाएगा, तो ये मुल्क के हक़ में अच्छी बात नहीं है। हम सब लोग ये चाहते हैं
کہ ہمارا ملک امن و امان کے ساتھ آگے بڑھے، ترقی کرے اور ہم دنیا کے دوسرے ملکوں سے ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ اس کے لیے یہاں کے لوگوں کو شانتی اور امن کی ضرورت ہے، اور امن کے ساتھ جب ان کو آگے لے جایا جائے گا، لوگ اس ملک کی ترقی کے بارے میں جس طرح پہلے سوچتے تھے آئندہ بھی سوچیں گے، ورنہ ان کے سکون کو اگر برباد کیا جائے گا تو لوگ جب سکون کے ساتھ نہیں رہیں گے تو وہ اس کی ترقی کے سلسلے میں سوچنا چھوڑ دیں گے۔ اس لیے حکومت کو اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور اپنے اس قانون کو واپس لے کر کے ہندوستان کی فضا کو پرامن بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔